हे गाइस, वेलकम बैक टू बियॉन्ड रेनबो, आपका अपना चैनल जहां आप न्यू जीएल स्टोरीज एंजॉय कर सकते हो हर एपिसोड के साथ। आज की वीडियो 4 एलिमेंट सीरीज की सेकंड बुक द वाटर के एपिसोड 3 पे बेस्ड है। तो बिना और डिले के लेट्स गेट इनटू द स्टोरी। नेट ने लाडा को समझाने की कोशिश की कि अगर वो अपने प्लान से पीछे हट भी जाए तो इसका मतलब ये नहीं कि वो लूजर है। लेकिन चौनलाडा ने साफ कहा कि उसे कंसोल करने की जरूरत नहीं है। उसके लिए लूजिंग और विनिंग के बीच कोई मिडिल ग्राउंड नहीं था। अगर वो हारती है तो इसका मतलब एपो की जीत है। नीट ने पूछा कि वो एपो को हराने की इतनी जिद क्यों कर रही है, जबकि उनकी कोई पर्सनल दुश्मनी भी नहीं है। चोन लाडा ने साफ जवाब दिया कि एपो वचारा ग्रुप की एक इम्पॉर्टेंट कंपटीटर है। वो उसकी फैमिली की एनिमी है और इसलिए उसकी भी एनिमी है। हकीकत ये थी कि एपो की प्रेफरेंस जांचने वाला प्लान लगभग पूरी तरह फेल हो चुका था। जिस दिन लाडा को एपो से आमने सामने मिलने का मौका मिला था, उसके बाद वो उसे होटल में दोबारा कभी नहीं दिखी। उसके सारे प्लान्स बिखर चुके थे और अब वो दोनों चेकआउट करके बैंकॉक लौटने वाले थे। नेट ने कहा कि जिद छोड़ दो और मेरे साथ वापस चलो। अगर तुम यहाँ रुकी रही तो तुम्हारी माँ अकेली और उदास रहेंगी। दूसरी जगह अप्लाई करती रहो, कोई न कोई तुम्हें हायर जरूर कर लेगा। उसने याद दिलाया कि चौन लाडा खुद कह चुकी है कि वो फैमिली के साथ काम नहीं करना चाहती। चोनलाडा ने माना कि ये सच है, लेकिन अगर उसे मौका मिलता तो वो अपने पापा के सामने खुद को प्रूव करना चाहती थी। नीट ने उसे वार्न किया कि अगर उसके पापा को उसके और फिम्फॉर्ड के प्लान का पता चल गया तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। चोनलाडा जानती थी कि अगर वो पकड़े गए तो फिम्फॉर्ड सुरक्षित रहेगा क्योंकि वो बेटा है, लेकिन उसके लिए एक अनवांटेड बेटी होने के नाते गलती की कोई गुंजाइश नहीं थी। फिर भी उसने साफ कहा कि वो एपो से हारना नहीं चाहती। नेट ने आखिरी बार समझाया कि उससे कम्पीट करना बंद करो और इस बारे में ज्यादा मत सोचो, बस अपनी नॉर्मल लाइफ में लौट जाओ। लाडा के लिए वॉटिन ग्रुप को छोड़ देना वचारा फैमिली की परेशानियों से मुंह मोड़ लेने जैसा था, जो वो पहले भी करती आई थी। लेकिन इस बार अगर वो ऐसा करती तो उसे लगता कि वो फिम्फॉर्ड के लिए कुछ नहीं कर पाई, उस भाई के लिए जिसने हमेशा उसका साथ दिया था। आखिर में नीट ने कहा कि अभी के लिए उन्हें चेकआउट करना होगा। बिना किसी प्रोटेस्ट के लाडा ने उसे खुद को वहां से खींच कर ले जाने दिया। अब उसका मूड उदास था, बिल्कुल वैसा नहीं जैसा यहाँ आते वक्त था, जब उसके पास प्लान्स थे और ढेर सारी एक्सपेक्टेशंस। लेकिन जब एपो तक पहुंचना उम्मीद से कहीं ज्यादा मुश्किल निकला और वो लाडा की तरफ वैसे अट्रैक्ट नहीं हुई जैसा उसने सोचा था, तो इस नाकामी ने उसका कॉन्फिडेंस हिला दिया। अब उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि इतने अनप्रिडिक्टेबल इंसान से निपटने के लिए वो कौन सा प्लान अपनाए। फिर भी उसने आखिरी कोशिश की और रिसेप्शनिस्ट से पूछा कि क्या एपो आज होटल आएगी। स्टाफ ने बताया कि चीफ अभी अब्रॉड में हैं और कल लौटेंगी। अगर वो चाहें तो अपना नाम नोट करवा सकती हैं। लेकिन चोन लाडा ने मना कर दिया। वो अपनी आइडेंटिटी रिवील नहीं करना चाहती थी। तब तक नीट चेकआउट पूरा कर चुकी थी। चोन लाडा ने एक आखिरी बार पीछे मुड़कर देखा और फिर भारी मन से इन्वेस्टिगेशन छोड़ने का फैसला किया। वॉटिन ग्रुप के सीक्रेट्स अनकवर करने का मिशन उसकी सोच से कहीं ज्यादा मुश्किल था। सच ये था कि एपो तक पहुंच पाना ही लगभग इम्पॉसिबल लग रहा था। अब उसे आगे बढ़ने का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। उसने सोचा कि रविवार को फिम्फॉर्ड से मिलकर शायद उसे माफी मांगनी पड़ेगी। आखिर में अपनी हार मानते हुए उसने बस इतना कहा कि चलो अब यहाँ से निकलते हैं। सीन चेंज होता है। एपो ने अपनी सेक्रेटरी से पूछा, क्या बात है? क्योंकि उसने प्रिम और होटल के रिसेप्शन चीफ के बीच हुई बातचीत सुन ली थी। सेक्रेटरी ने बताया कि रिसेप्शन चीफ के मुताबिक कोई लड़की एपो से मिलने आई थी, लेकिन उसने अपना नाम नहीं बताया। प्रिम ने पूछा कि क्या किसी को उसे ढूंढने भेजा जाए, क्या पता वो लड़की अभी भी आसपास हो। एपो ने साफ कहा कि इसकी कोई जरूरत नहीं। अगर बात जरूरी होगी तो वो लड़की खुद ही दोबारा मीटिंग शेड्यूल करने आएगी। एपो के पास किसी को ढूंढने या इंतजार करने का समय नहीं था। इंटरनेशनल ट्रिप से लौटने के बाद भी उसके सामने कई पेंडिंग काम थे, जिन्हें हैंडल करना जरूरी था। जब भी उसकी माँ कहती कि उन्हें उसकी याद आ रही है, तो ये बात एपो के लिए काम को साइड में रखकर फैमिली के साथ समय बिताने की सबसे बड़ी वजह बन जाती। प्रेम ने अचानक कहा कि शायद वो वही लड़की हो सकती है जिससे कुछ दिन पहले एपो की टक्कर हुई थी। वही इंसिडेंट जिसमें उस लड़की ने अपने फोन के डैमेज के लिए कॉम्पेंसेशन मांगा था। एपो ने अपने ग्लासेस एडजस्ट करते हुए कहा कि उसे इंसिडेंट याद है, लेकिन उस लड़की का चेहरा याद नहीं। एपो ने इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया।
वो होटल की अपर फ्लोर पर अपने ऑफिस की तरफ जाती एलिवेटर में दाखिल हो चुकी थी। अगर बात वर्क से जुड़ी होती तो एपो ज्यादा कॉन्फिडेंस के साथ जवाब देती, लेकिन उस लड़की के मामले में उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। और अगर आज प्रिम ने दोबारा जिक्र न किया होता तो शायद वो ये इंसिडेंट पूरी तरह भूल चुकी होती। प्रिम ने आगे कहा, अगर वो वही लड़की है तो फिर उसका खुद एपो से मिलने आना थोड़ा अजीब है, क्योंकि उसने उसे अपना कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन दिया था। उसने एपो से पूछा कि क्या उन्हें ये ऑड नहीं लगता। एपो ने इस पर कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। उसने बात वहीं रोकते हुए ऑर्डर दिया कि कल सुबह सभी डिपार्टमेंट हेड्स को बुलाया जाए। एपो हमेशा से एक अच्छी लिसनर रही थी, लेकिन ये आदत सिर्फ वर्क से जुड़ी डिस्कशंस तक ही सीमित थी। वो बेकार की बातों को अपने दिमाग में जगह देना पसंद नहीं करती थी। एक ऐसा दिमाग जो ज्यादातर लोगों से कहीं ज्यादा शार्प था। सीन चेंज होता है। फिमफाट ने लाडा से पूछा कि क्या उसके पास उसके लिए कोई खबर है। जवाब में लाडा ने माफी मांगते हुए कहा कि शायद बेहतर होगा कि वो इस जॉब के लिए किसी और ज्यादा सूटेबल इंसान को ढूंढ ले। उसने कोशिश जरूर की थी, लेकिन उसे सच में नहीं लगता था कि वो ये कर पाएगी। वैटिन ग्रुप को लेकर जो उम्मीद और कॉन्फिडेंस वो लेकर गई थी, अब वो पूरी तरह से टूट चुकी थी। नीट की चेतावनी बिल्कुल सही थी। अगर वो वैटिन को हराने की जिद पर अड़ी रही तो शायद खुद को ही चोट पहुंचा बैठेगी। एपो तक पहुंचना या उसके बारे में जानकारी हासिल करना बेहद मुश्किल था। कुछ भी उतना आसान नहीं था जितना उसने सोचा था। हर चीज जैसे उसके खिलाफ जा रही थी। फिमफॉर्ट ने उसे रोकते हुए कहा कि लाडा के अलावा उसे कोई और ज्यादा सूटेबल नहीं दिखता। लाडा कुछ कहने ही वाली थी, लेकिन फिमफॉर्ट ने अपनी बात जारी रखी। उसने कहा, आज तुमने खुद देखा, मुझे फिर से नीचा दिखाया गया। उन्होंने ये तक कह दिया कि मुझे स्कर्ट पहन लेनी चाहिए, और अगर मैं मिस्टर एडिसन की बेटी से हार गया तो लोग मुझे लगातार नीचा दिखाएंगे। ये कहकर कि मैं एक औरत से भी जीत नहीं पाया, जबकि मैं एपो जितनी ही मेहनत करता हूँ। लाडा ने लैंड ऑक्शन का जिक्र करते हुए कहा कि अगर एपो ने सब कुछ सही तरीके से हैंडल किया है और ओनर ने लैंड उन्हें बेचने का फैसला किया है, तो वो आखिर क्या कर सकते हैं। फिमफॉर्ट की बातें सुनते हुए लाडा हालात को समझने की कोशिश कर रही थी। वॉटिन ग्रुप और एपो को उसके पिता अक्सर क्रिटिसाइज किया करते थे, लेकिन लाडा का यही मानना था कि अगर दूसरी तरफ ने जमीन लीगल तरीके से हासिल की है तो इसमें कुछ गलत नहीं। वॉटिन ग्रुप ने तो बस ज्यादा बोली लगाई थी, जो कि पूरी तरह लीगल है। फिमफार्ट ने इसका विरोध करते हुए कहा कि एपो ने सब कुछ फेयर तरीके से हासिल नहीं किया। मिस्टर अदिसर्न के बहुत सारे कॉन्टैक्ट्स हैं जो उसकी बेटी की मदद करते हैं। उनके लिए हर चीज आसान बना दी गई है, जैसे सब कुछ पहले से ही उनके फेवर में सेट हो। जिस जमीन को ऊंचे दाम पर खरीदा दिखाया गया, असल में एपो ने उसे कई कम प्राइस में हासिल किया है। यहाँ तक कि गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स में भी ये इंश्योर किया जाता है कि वो सिर्फ वॉटिन ग्रुप को ही मिले। लाडा ने ये सुनकर कहा कि इसका मतलब वॉटिन ग्रुप डिसऑनेस्ट है और साफ तौर पर डर्टी खेल रहे हैं। फिमफॉर्ट ने जवाब दिया कि उसे लगता है कि एपो उतनी केपेबल नहीं जितना कि बाहर वाले मानते हैं, बल्कि वो बस अपनी पॉजिटिव इमेज बनाने में अच्छी है। सच्चाई तो ये है कि उसके कनेक्शंस के बिना अगर कंपटीशन फेयर हो तो उनका ग्रुप उनसे बेहतर है। ये सब सुनकर लाडा को गुस्सा आ गया। उसने कहा कि अगर किसी ने डर्टी खेलकर जीत हासिल की है तो उसमें ऑनर कहाँ है, और अगर एपो ने ऐसा किया था तो फिर उसके साथ भी वही होना चाहिए था। अगर फिमफाट सच कह रहा था और लाडा के पास अपने भाई की बात पर शक करने की कोई वजह भी नहीं थी, तो एपो डिजर्व करती थी कि उसे भी उसी तरह जवाब दिया जाए। फिमफाट ने गंभीर आवाज में कहा कि अगर लाडा अपने भाई और अपने पिता की बिजनेस में मदद करना चाहती है तो उसे अभी कुछ करना होगा। अगर और देर की गई तो लॉसेस इतने बड़े होंगे कि संभाले नहीं जा सकेंगे। फिर पापा शायद होटल बेचने का फैसला कर ले और उसे बैंकॉक भेज दे उनके अंकल की मदद के लिए, और उसकी सालों की मेहनत बस एक ही लाइन में सिमट जाएगी, एक बेकार नाकामयाब बेटा। आखिरकार लाडा ने कहा कि वो उसकी मदद करेगी, क्योंकि वो अपने भाई को अपनी आंखों के सामने फेल होते नहीं देखना चाहती थी। सालों से फिमफाट ने हुआ हिन में वचारा ग्रुप को अपना सब कुछ दिया था। किस्मत जैसे हमेशा उन लोगों के साथ हो जो डिसऑनेस्ट तरीकों का इस्तेमाल करते, जैसे वॉटिन ग्रुप, जो कनेक्शंस और करप्शन का फायदा उठाता। अगर फिमफाट की किस्मत उसका साथ नहीं दे रही थी तो अब लाडा हर तरीके से उसकी मदद करेगी। कुछ दिनों बाद का सीन। जॉन लाडा की माँ ने उसे समझाते हुए कहा कि मेरी चिंता मत करना, बस अपने काम पर फोकस करो
और फिमफॉर्ड को कोई शिकायत का मौका मत देना। इस पर लाडा ने थोड़ी बेचैनी के साथ कहा कि मुझे आपकी चिंता है, काश आप भी मेरे साथ हुआ ही ना आती। उसकी माँ ने तुरंत जवाब दिया कि अगर वो वहां गई तो उसके पिता को शक होने लगेगा, और उन दोनों ने ही कहा था कि उनके पिता को इस बारे में पता नहीं चलना चाहिए। उन्हें डर था कि कहीं सबको पता न चल जाए, लेकिन फिर भी लाडा के फ्यूचर के बारे में सोचकर वो इस सीक्रेट को छुपाए रखने में मदद कर रही थी। प्रचुआप काम के लिए निकलते वक्त चोन लाडा ने अपनी माँ की तरफ मुंह फुला लिया और कहा कि अगर वो वहां चली गई तो उसे उनकी बहुत याद आएगी। वो पहले ही फिमफॉर्ड की मदद करने का फैसला कर चुकी थी, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि वॉटिन ग्रुप में एप्लीकेशन भेजने के बाद उसे इतनी जल्दी इंटरव्यू के लिए कॉल आ जाएगा। अब ऐसा लग रहा था जैसे फाइनली किस्मत उसके साथ खड़ी हो। उसकी माँ ने उसे डांटते हुए कहा कि रोना बंद करो, वैसे भी तुम हर वीकेंड फिमफाट के साथ घर आ जाओगी। लाडा ने तुरंत पूछा, क्या आपको घर पर अकेलापन नहीं लगेगा? उसकी माँ ने उसे भरोसा दिलाया कि चिंता मत करो, वैसे भी नीट पहले की तरह मुझसे मिलने आती रहेगी। इस पर लाडा ने बिना हिचक झूठ बोल दिया कि हाल के दिनों में शायद नीट ज्यादा नहीं आएगी, क्योंकि वो अपने काम में बिजी है। उसने सोचा कि अपने लक्ष्य को पाने के लिए उसे अपनी माँ से कई बार झूठ बोलना पड़ेगा। फिमफार्ड की मदद करने का फैसला करने के बाद उसकी बचपन की दोस्त नीट उससे बहुत नाराज हो गई थी, क्योंकि उसने उसकी एडवाइस नहीं मानी, और ये शायद उनकी अब तक की सबसे लंबी लड़ाई थी। लाडा को इस काम के रिस्क का पूरा अंदाजा था, लेकिन अगर उसे शेर को हराना है तो उसकी गुफा में घुसना ही पड़ेगा। पहला कदम उठाए बिना जीत तक नहीं पहुंचा जा सकता था। फिमफार्ट ने लाडा को आवाज देते हुए कहा कि हमें अब निकलना चाहिए, वरना बहुत लेट हो जाएगा। उसकी माँ ने फिमफार्ट से कहा कि प्लीज उसका अच्छे से ख्याल रखना। फिमफार्ट ने भरोसा दिलाया कि वो लाडा का ध्यान रखेगा। मन मारकर उसने अपनी माँ को गले लगाना छोड़ा और फिर उन्हें गुड बाय कहा। कार उस छोटे से घर से दूर होती गई और प्रचिनप टाउन की तरफ बढ़ चली, अपने प्लान को अंजाम देने के लिए। ये वीडियो यहीं खत्म होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में। लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना न भूलें। तब तक के लिए मस्त रहें, व्यस्त रहें और हमेशा चैनल पर बने रहें। लॉट्स ऑफ लव। बाय।